आज का हमारा जो सेक्शन है वो है बिजनेस इनसाइट एनालिसिस, यानी कि हमारा जो कैफ 7 का पेपर है उसके बारे में ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी कैफ 7 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अब अभी जो है वो अपनी तैयारी की तरफ जा रहे होंगे। आज का एक छोटा सा 15-20 मिनट का आधे घंटे का सेशन होगा जिसमें बिजनेस इनसाइट एनालिसिस की कुछ बुनियादी बातें करेंगे। और उसके बाद फिर आप लोग जो है वो अपनी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। और मैं लाइव क्लासेस के बारे में बता दूंगा, बुक के बारे में बता दूंगा, किस तरह से पढ़ना है ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। क्या चीज़ें इस टर्म में ऐड हुई हैं, क्या आने के चांसेस हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। कैफ 7 बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास थ्योरी भी है और जिस पे आपके पास कंप्यूटेशनल जो एरिया है वो भी मौजूद है। कैफ 7 बिजनेस इनसाइट एनालिसिस पढ़ने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने कैफ 5 का जो पेपर है ना, वो या तो पहले पढ़ा हुआ हो या आप इसके साथ साथ पढ़ रहे हो। क्योंकि कैफ 5 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ताल्लुक कैफ 7 या जिनकी एप्लीकेशन या जिनसे रेलेवेंट कुछ चीज़ें जो है वो कैफ 7 के पेपर में आती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का कंप्यूटेशनल एरिया होगा और उसमें जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह वाला एरिया होगा, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाला एरिया जो है वो आ रहा होता है। साथ में इसी तरह से जब आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का बजटिंग का टॉपिक करते हो, तो आपको जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है उसकी बुनियादी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। यानी कि बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के दो टॉपिक्स, नंबर 1 बजटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इनके क्वेश्चंस ठीक से समझने और करने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की नॉलेज होगी तो फिर आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है इनको देख सकोगे, इनको कर सकोगे और आप आसानी से इनको कॉन्कर कर लोगे। बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर मुश्किल पेपर नहीं है। इसका पासिंग रेशो अच्छा है, ज़्यादा बच्चे पास करते हैं। जो इसके हिस्टोरिकल पासिंग रेशो रहा है वो एक अच्छा पासिंग रेशो रहा है। पेपर क्योंकि बैलेंस्ड है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें थ्योरी भी है। जो बच्चा थ्योरी में अच्छा है वो वहाँ परफॉर्म कर लेता है अच्छा, और जो प्रैक्टिकल यानी कि कंप्यूटेशनल एरिया में अच्छा है वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लेता है। इसका सिलेबस एक बहुत ही ह्यूज तो नहीं है। थ्योरी वाला एरिया सारा का सारा आप समेट कर और 15 दिन के अंदर भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो कंप्यूटेशनल एरिया है उसमें आपको जो है वो मेनली टाइम लग रहा होगा। मैं ज़रा बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के सिलेबस की तरफ आता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बुक का जो इंडेक्स है इसमें आपको ये सिलेबस नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इफेक्टिवली ये तीनों चैप्टर एक ही चीज़ हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 देखें तो तीनों में वो पेस्टल की ही बात करता है। ठीक है जी। ये तीनों चैप्टर्स इफेक्टिवली एक चैप्टर है, एक ही चीज़ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक ये जो पहले 7 चैप्टर्स हैं, ये जो पहले 7 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वो चैप्टर्स हैं जो प्योर थ्योरी बेस्ड है, जिसमें जो है वो 99% जो है वो थ्योरी है। 99% आपका जो ये एरिया है चैप्टर 1 से 7 का, ये थ्योरी वाला एरिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ कर फिर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो कंफर्म हो जाए, पक्की हो जाए। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी, थ्योरी वाले एरिया से एमसीक्यूज आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से आ रहे होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला, 17 मार्क्स वाला, 14-15 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से नहीं पूछा जाता। ये थ्योरी वाला एरिया है। आपके पास एक दो सिनेरियोज के जो है वो छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी ऐड होने के बाद इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। उसकी रीज़न ये है कि आईकैप ने सस्टेनेबिलिटी का एक पूरा का पूरा पेपर आपके सी फैप के एरिया में भी, यानी कि सी फैप के कोर्स में भी ऐड किया, और दुनिया में भी सस्टेनेबिलिटी की जो अहमियत है वो इंक्रीज़ हो रही है।
अब आईकेप की एक तो ग्रिड है, एक तो आईकेप की ऑफिशियल ग्रिड है, बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं कि आईकेप की ग्रिड के हिसाब से कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और ग्रिड जो है वो आपके आईकेप के सिलेबस के साथ मौजूद है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर करूंगा कि भाई एक ग्रिड बनी हुई है कि इतने मार्क्स इस टॉपिक से आएंगे, इतने मार्क्स इस टॉपिक से आएंगे। लेकिन जो पास पेपर एनालिसिस है और जो इसकी इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पेपर में 25 मार्क्स, 30 मार्क्स इस एरिया से आ रहे होंगे। अच्छा, क्या ये एरिया टेक्निकल है? क्या ये एरिया ऐसा है कि कोई पढ़ने बैठेगा और उसको समझ नहीं आएगा, उसको बहुत ज्यादा टीचर की हेल्प की जरूरत होगी, या थोड़ी बहुत टीचर की हेल्प चल जाएगी? तो भाई ये एरिया इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरी है जो आपने पढ़नी है, जो आपने समझनी है, जो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, यानी कि इन ये जो एरिया है ना, इसमें आपको इतना मसला नहीं होगा, आपके सवालात भी नहीं होंगे। कभी बहुत बार ऐसा होगा कि आप स्टडी टेक्स्ट की या नोट्स की रीडिंग करेंगे या वीडियो लेक्चर जब देखेंगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात होगी, वीडियो देखकर आपको वो बात समझ आ रही होगी। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें आपने जो है वो वर्ड टू वर्ड कुछ बातें हैं, कुछ मॉडल्स हैं, उसकी कुछ बातें लिखनी है। तो वहां पर आपको लर्निंग भी करनी है, यानी कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, यहाँ पर लर्निंग भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो एरिया है चैप्टर 1 से 7, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट को इनिशियली 15 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। यानी कि लेट्स एज्यूम, अच्छा मैंने एक स्मार्ट प्लानर भी बनाया हुआ है, लेकिन लेट्स एज्यूम आप अपनी तैयारी 1 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं, और लेट्स एज्यूम कि आप डेली बेसिस पर मे बी बिजनेस इंसाइट एनालिसिस को 2.5 घंटे देते हैं, है ना? अगर आप डेली बेसिस पर 2.5 घंटे देते हैं और 1 अप्रैल से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक, यानी कि ये 20 दिन हो गए। डेली बेसिस पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2.5 घंटे पढ़ते हैं, जाहिर है कभी संडे होगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, कभी तबीयत खराब होगी तो आप नहीं पढ़ेंगे, किसी और दिन आप 4 घंटे भी पढ़ लेंगे। तो ये मिल मिलाकर अगर 50 घंटे बनते हैं ना, या 20 अप्रैल को चले, 2-4 दिन की आपको लीनियंसी दे दें, 25 अप्रैल तक का काम कर लें, 25 अप्रैल तक का कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को पहली से लेकर 20 या पहली से लेकर 25 अप्रैल, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इस एरिया पर लगान कर और इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये तो 7 चैप्टर्स हैं टोटल, 13 में से ये 7 चैप्टर्स बन रहे हैं, कहने को तो 7 चैप्टर्स बन रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। ये वो बातें जो जिसकी आपने वीडियो देखनी है, नोट्स रीड करने हैं, आंसर्स और क्वेश्चंस को रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और प्रैक्टिस करनी है, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स केस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, रॉकेट बनाने का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा हुआ, बल्कि बहुत आसान आसान बातें लिखी हुई हैं कि एक कंपनी, फॉर एग्जांपल लेट से एक कंपनी कहीं बिजनेस करेगी तो वो क्या फैक्टर्स देखेगी। भाई वो ये देखेगी कि वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या नहीं है। ये एक आपके पास पेस्टल में से एक टी जो है वो पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए लिखा जाता है, ये बात हो गई। अच्छा सर, क्या इन 7 चैप्टर्स की प्रैक्टिस हमें स्टडी टेक्स्ट से करनी होगी? क्या स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करनी होगी? हाँ, वो बिल्कुल करनी होगी। बाकी मैंने इन 7 चैप्टर्स की एक बुक बना दी है, वॉल्यूम 1 के नाम से, एडमिन के पास वो अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें इन 7 चैप्टर्स की समरी और अच्छे खासे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, कम से कम 100-150 सवाल आप लोगों को इनके प्रैक्टिस के मिल रहे होंगे। अच्छा, मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक भी बनाया है जिसपे मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए। इस सेशन में मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। तो ये एक तो ओल्ड फोल्डर है, ये भी काम का आपका, आप इसको भी देख लीजिएगा, ये आपको इंडिविजुअल नोट्स देगा और पुराने नोट्स देगा। लेकिन मैंने अपने नोट्स को कुछ अपडेट किया है, कुछ चीज़ें क्योंकि सिलेबस में चेंज हुई हैं, ऐड हुई हैं, प्लस माइनस हुई हैं। अब आप ये देखें कि ये आपके पास नोट्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये चैप्टर नंबर 9। मैंने पहले 9 चैप्टर्स के नोट्स बना लिए हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अगर कोई बच्चा पोर्टल के लेक्चर्स देख लेता है और सिर्फ इन नोट्स को फॉलो कर लेता है, तो इसमें पूरी स्टडी टेक्स्ट की समरी भी है और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो सबसे टॉप पर चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि रात को मैंने 3:41 पर अपलोड किया, तो आजकल पूरी रातें जाकर नोट्स बन रहे हैं।
तो चैप्टर नंबर 9 में मैंने कल कोई 60 to 65 क्वेश्चंस डाले, जिसमें बड़े क्वेश्चंस भी हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मेरे पास टाइम नहीं हो और मैं अगर ये चाहूँ कि मैं स्टडी डेस्क खोलूँ ही नहीं, वैसे तो देखिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि एक बार आप इन नोट से पढ़ लें, एक बार आप वीडियो लेक्चर्स देख लें पोर्टल की, तब तक आप स्टडी डेस्क ना देखें, लेकिन आखिरी दिन स्टडी डेस्क जरूर देख लीजिएगा या कुछ दिनों पहले जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई बात स्टडी टेक्स्ट में हो जो आपने इन नोट्स में या वीडियोस में ना गो थ्रू करी हो, तो उसको वहां से रिव्यू कर लीजिएगा ताकि 100% कंप्लीशन जो है वो इंश्योर हो जाए। लेकिन इन नोट्स को मैं नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट कर रहा हूं और इसी अटेम्प्ट में सारे नोट्स मैंने बनाए। आप तारीख भी देख रहे होंगे, डेट मॉडिफाइड 20 मार्च लिखी हुई आ रही है। तो मैं जो है वो डेली बेसिस पर आजकल बिजनेस इनसाइड एनालिसिस के नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में डिलीट हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में ऐड हुई हैं, वो ऐड कर रहा हूँ, जो डिलीट हो रहा है वो डिलीट कर रहा हूँ, नए पास पेपर्स इसमें डाल रहा हूँ। तो ये नोट जो है ये मैंने, और हर चैप्टर का एक ही नोट बनाया है। पहले मैं क्या करता था कि हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग नोट होते थे, क्वेश्चंस अलग होते थे, आंसर्स अलग होते थे। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला रहता था कि सर एक ही चैप्टर के 10-15 फाइलें हैं। तो अब मैंने वो सारी फाइलें एक जगह पर कर दी, सारे नोट्स एक जगह पर कंपाइल कर दिए, और अगर आप ये नोट्स यूज़ करेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके दोस्त हों उनसे शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। और इन नोट्स को आप फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 से 7 क्या करना है आपने? चैप्टर नंबर 1 से 7 के लिए पोर्टल पर वीडियोज़ हैं, हर वीडियो को 1 से 2 बार देखें। स्टडी प्लानर आप लोगों के पास मौजूद है, वो आप आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे प्लानर मौजूद है जो हमारा पोर्टल है उस पर। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं और इसी से वो बुक बनी हुई है, जो बुक मैं कह रहा हूँ कि आप एडमिन से परचेज कर लें ताकि आपके पास हार्ड फॉर्म में हो और आप उस पर नोटिंग कर सकें और आप एग्जाम हॉल तक लेकर जा सकें, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप अपने पास नोटिंग्स कर रहे होंगे। सो ये अगर आप कर लेंगे, अगर आप ये कर लेंगे ना, तो आप समझ लें कि आपका ये 7 चैप्टर्स तो आपके कंप्लीट हो गए। क्या करना है? प्लानर डाउनलोड करना है, वीडियोस देखनी है, वीडियोस के बाद जो मैंने नए अपडेटेड नोट्स बनाए हैं या बुक फॉर्म में वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन में अवेलेबल है, आप वो परचेज कर लें और उसको इस्तेमाल कर लें, तो आपका 90% काम जो है इन चैप्टर्स का हो जाएगा। आप इन नोट्स में सवाल भी पाएंगे, जवाब भी पाएंगे, थ्योरी भी पाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास होंगे। फिर आप इसको रीड करेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो 3 टीचर असिस्टेंट्स हैं जिनसे आप इंक्वायरी करेंगे, उनसे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वो नहीं सॉल्व करेंगे तो मैं उनको आपको सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि लेट से 1 से लेकर 20 अप्रैल तक आप ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने 25 से 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का टारगेट नंबर 1 है। अच्छा सर, साथ साथ इस स्पेसिफिक पोर्शन का पोर्टल भी दिखा दें। तो अगर हम पोर्टल पर आते हैं, कुछ मेरा पोर्टल इस तरह का नज़र आता है। स्मार्ट क्लासेस भी हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी हैं, ठीक है जी। ये आपने सारे करने हैं। यहाँ पर स्मार्ट प्लानर दिया हुआ है। अच्छा, स्मार्ट प्लानर में आपने चैप्टर नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उसके बाद हैं। ये सारी चीज़ें से जो है आप, मैं समझता हूँ कि 20 दिन में आप कर सकते हैं या मैक्सिमम 25 दिन में आप कर लेंगे। इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाइएगा, फिर एंड में आप इंशाल्लाह ताला रिविजन पर टाइम लगाइएगा इन स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे एरिया पर जो आपका ज्यादा जरूरी एरिया है। देखिए मेरे हिसाब से तकरीबन 30 मार्क्स इधर से और तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि 65 to 70, 60 से 70 मार्क्स यहां से आएंगे। यानी कि ये कहने को पहले 7 चैप्टर्स हैं 30 मार्क्स के लिए, जिसपे आप 25 दिन लगाएंगे, और उसके बाद आपके पास ये जो है 6 चैप्टर्स हैं जिससे आपके 65 to 70 मार्क्स आएंगे। जो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, जो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि जो 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स वाला सवाल होता है, वो इन टॉपिक से आता है। साथ में इन टॉपिक से MCQs भी आते हैं। सो अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 है चले 15-15 या 20-20 मार्क्स वाले, तकरीबन 40 से 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, तकरीबन 10-15 MCQs, सॉरी 7-8 MCQs, तो 10 मार्क्स यहाँ गिन लें तो तकरीबन 60 मार्क्स तो इस एरिया से आपके बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्या सर इसके भी नोट्स और हैंडआउट्स आप बना रहे हैं? जी हाँ, मैंने बुक का वॉल्यूम 1 जो इशू किया है उसमें चैप्टर 1 से 7 है।
अब मैं बुक का वॉल्यूम 2 इशू करूंगा जिसमें चैप्टर नंबर 8 to 13 होगा। मैंने 8 पर और 13 पर काम कर लिया। आप देख रहे होंगे कि 8 जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है और 9 जो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है उसके नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से यहां से अच्छा इसकी भी थोड़ी सी ब्रेकअप बता दूं। देखिए ये जो दो टॉपिक्स है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में ही है, तकरीबन हर पास पेपर में ही है। तो आप समझ लें 15-20 मार्क्स यहाँ से आने हैं, इन दो चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स आने हैं। फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका जनरली एक आधा सवाल आ जाता है 10-15 मार्क्स का। बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से एक एरिया टेस्ट होता है 15 मार्क्स के लिए, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक एरिया टेस्ट होता है। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस बनता है। अच्छा, अब ज़रा मज़ीद बातें कर लूँ कि सर क्या हमारे जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो रेलेवेंट है। देखिए मैंने जो नए मैं नोट्स बना रहा हूँ उसमें हर चैप्टर के बाद उसकी समरी के बाद उसके पास्ट पेपर्स को ऐड कर रहा हूँ, पास्ट पेपर के आंसर्स को ऐड कर रहा हूँ। अगर आप आईकेप के पास्ट पेपर देखेंगे, मैंने पास्ट पेपर एनालिसिस भी बना दिया है। पास्ट पेपर एनालिसिस भी आप लोगों के पास पोर्टल पर अवेलेबल है। एमएफए का पेपर 2022 में आया था, यानी कि 2022 की 2 अटेम्प्ट्स, 2023 की 2 अटेम्प्ट्स, 2024 की 2 अटेम्प्ट्स, 2025 की 2 अटेम्प्ट्स और 2026 में अभी जो एक अटेम्प्ट गुजरी, यानी कि टोटल आपके पास जो है ना वो 9 पास पेपर्स अवेलेबल हैं। लेकिन लेकिन कुछ चीजें सिलेबस से डिलीट हो गई हैं, कुछ चीजें सिलेबस से डिलीट हो गई हैं, कुछ चीजें सिलेबस से डिलीट हो गई हैं। पहले वो सिलेबस का हिस्सा होती थी, अब वो हिस्सा नहीं है। तो पास पेपर को सॉर्ट करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पे स्टेटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, स्टेटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो अब हट गए। मीन, मीडियन, मोड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्टिंग, मीन, मीडियन, मोड, हाइपोथेसिस, ये डिलीट हो गया। इनिशियली जब एमएफए का पेपर आया था तो उसमें ये टॉपिक्स भी होते थे। तो कुछ आप पास पेपर्स यहां पर देख रहे होंगे जिसमें ये टॉपिक्स टेस्ट में ये आपने अब नहीं करने हैं। सेकेंडली, आईटी से रेलेवेंट कुछ चीज़ें जो है वो डिलीट हो गई हैं। आईटी से रेलेवेंट जो है वो कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। हमारे जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ आईटी के सिस्टम्स होते हैं, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ईआरपी होते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। मुख्तलिफ टाइप के साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो सारी डिलीट हो गई हैं। तो ये भी पास पेपर में आपको नज़र आएगा, आपने नहीं करना। कोड ऑफ एथिक्स पहले जो है वो इंक्लूडेड था आईकेप का, और उसमें जो आपके पास कोड ऑफ एथिक्स होता है वो अब ऑडिट के पेपर में तो है ही, तो वो यहाँ से डिलीट हो गया। ये कुछ एरियाज हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर कर दे रहा हूँ जो आपको पास पेपर्स में नजर आएंगे लेकिन आपने नहीं करने। लिहाजा अगर आप पास पेपर्स पिक करेंगे और अगर उसमें कोई इस तरह का टॉपिक नजर आए जो आपने नोट्स में नहीं देखा, आपने आईकेप की लेटेस्ट स्टडी डेस्क में नहीं देखा, आपने उसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने पूछ लेना है कि सर क्या ये चीजें हैं या नहीं है। सेकेंडली, सर ऐड क्या हुआ है? सर ऐड क्या हुआ है? कुछ चीजें इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट, थोड़ी बहुत बिल्कुल ही माइनर सी थ्योरी ऐड हुई है। सर मेजर क्या ऐड हुआ है? सस्टेनेबिलिटी का पूरा चैप्टर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा चैप्टर है वो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। सर और क्या ऐड हुआ है? आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है। उस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह से कैपिटल रैशनिंग वगैरह, या एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल, एसिड रिप्लेसमेंट मॉडल है, ये थोड़ा सा बीएफडी से ऐड हुआ है। या इसी तरह से आपके पास कुछ थ्योरी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस्लामिक फाइनेंस की जो थ्योरी है, इस्लामिक फाइनेंस की जो थ्योरी है उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं वो ऐड हुई हैं। तो ये एडिशन है। सर इसमें से मेजर एडिशन क्या है? मेजर एडिशन सस्टेनेबिलिटी है। मेजर एडिशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला ये नया एरिया है। अच्छा, क्या सर इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आगे आने वाले किसी सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक है, कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। सी फैब लेवल पर आपका एक सस्टेनेबिलिटी का पेपर होगा, उससे इसका गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर पढ़ोगे और आगे इसी का पेपर होगा। दूसरा आपका एक एसबीएफ का स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, जिसका पुराना नाम है बीएफडी, इस पेपर से तो इसका बेहद ताल्लुक है। बेहद ताल्लुक का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर अच्छे से कर लेता है तो उसका 20 से 25% बीएफडी खुद ही तैयार हो जाता है, या इवन 30% भी आप कह सकते हैं।
आई रिपीट, अगर आपने बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर अच्छे से पढ़ लिया और सारी चीजें अच्छे से कर ली, तो आपका 20, 30, 40% BFD का जो पेपर है वो तैयार हो जाता है। उसमें कैपिटल रेस्टिंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, उसमें वैक है, उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, उसमें करेंसी हेजिंग है, उसमें इंटरेस्ट रेट हेजिंग है, सब आ जाता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि सर इस पेपर की इंपॉर्टेंस सीफेब के लिए भी बहुत ज्यादा है। हाँ, सिर्फ आपने पास करने के लिए इस पेपर को नहीं पढ़ना, आपने इसको इस तरह से समझना है कि आपको लॉन्ग टर्म इसका फायदा हो, ना सिर्फ पेपर्स में बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपने पोर्टल पर आप लोगों को जो प्लानर दिया है और यहाँ जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, इसमें से मैंने कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पर डाली हैं जो आपके पास जो है वो पिछले किसी पेपर में होती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक यहाँ डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ की बेसिक्स की ज़रूरत होगी, यानी कि कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के बेसिक की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप भूल चुके हो, तो मैंने यहाँ पर वो लेक्चर्स ऐड कर दिए हैं। साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक भी यहाँ पर डाला है। ये आपके पास जो है वो कैफ 1 के लेवल पर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका रिवाइज करना ज़रूरी है, इससे रेलिवेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। कैपिटल रेस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, मल्टी पीरियड कैपिटल रेस्टिंग, एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल, ये वो एरियाज हैं जो अभी अभी नए नए सिलेबस में ऐड हुए हैं। और उसके बाद फिर हेजिंग का एरिया, और फिर आपके पास पास पेपर्स है। यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेक्चर्स डाले हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपको करने हैं, फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई भी अगर चेंज करूंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, BFD एक्स्ट्रा लेक्चर्स। सर ये क्या है? BFD एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो है एक्चुअली मेरे बिजनेस फाइनेंस डिस्कशन, जिसका अब नाम SBF हो गया, उस पेपर के कुछ लेक्चर्स हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो है वो 33 लेक्चर्स डाले हैं टोटल। 33 भी नहीं, इनफैक्ट आपके पास जो है वो 38 लेक्चर्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको। सर ये लेक्चर्स डालने का आखिर क्या सेंस बनता है? देखो यार, यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा ना कि 30 to 40% चीज़ें वही हैं जो आप BFD में पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पर BFD की प्रैक्टिस, BFD से रेलिवेंट कुछ कंटेंट इसलिए डाल दिया है कि आप लोगों की एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए, आप मजीद जो है उसको बेहतर तरीके से देख सको। और आप जब ये सेकेंड टाइम इस तरह से कवर करोगे इन लेक्चर्स को, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके पक्के भी हो रहे होंगे जो आपको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा ये भी मिनी कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने जो है वो कुछ BFD के पास पेपर्स भी डाले हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, BFD पास पेपर्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये भी आपने ज़रूर करने हैं। मैंने करा क्या है कि आप लोगों को कैफ लेवल पर भी CFEP के जो पास पेपर्स हैं उसकी वीडियोज़ भी यहाँ पर डाल दी हैं, ताकि आप उसकी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको मज़ीद ग्रिप मिलेगी, मजीद आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे। फॉर एग्जांपल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को मैंने पूरा का पूरा अपने कैफ के लेक्चर्स में कवर किया है, लेकिन मेरे CFEP के लेक्चर्स में जो इसका स्पेसिफिक रिकॉर्डेड लेक्चर था वो भी यहाँ डाल दिया है। सर फायदा ये होगा कि आप जो है वो एक हायर लेवल पर प्रैक्टिस कर कर जाएंगे। तो BFD के कुछ क्वेश्चंस हैं, 10-15 क्वेश्चंस, जिनकी वीडियोस मैंने यहाँ डाल दी हैं, और ये सारी आपने करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी और आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी, ये ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। किस तरह से कवरेज करनी है वो पूरा का पूरा प्लानर में लिखा हुआ है। सर आप हमें एक शॉर्ट टारगेट दे दें कि अगली लाइव क्लास कब होगी और तब तक हम क्या कर लें। अच्छा देखें, अभी जो है वो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एनरोलमेंट्स हो रही हैं, बच्चों को मैं इंडिविजुअल लेवल पर गाइड कर रहा होता हूँ। आप लोग का एक पेड ग्रुप है, एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है। मेक श्योर कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में एडेड हो, वो एक सेपरेट ग्रुप है। होगा ये कि मैं आप लोगों को जो है वो तकरीबन तकरीबन 20 अप्रैल तक का, 20 अप्रैल तक का पहले तो टाइम दे रहा हूँ। यानी कि कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का एक मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। इस टाइम में क्या करना है? इन 20 दिनों में, इन 20 दिनों में आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 जो है ना, वो 100% कंप्लीट कर लेना है। सर अगर मैं कर लूं कंप्लीट तो क्या मैं रुक जाऊं? रुक नहीं जाना, आगे बढ़ते रहना, रुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कम से कम यह आपने कर लेना है। सर इसमें क्या करना है? जो प्लानर है ना, उसमें इसके जितने लेक्चर्स या जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आप कवर करेंगे।
उसके अलावा प्लानर के अलावा जो मैंने नोट्स की बात करी, जिसको मैंने बुक की शक्ल में भी दे दिया है और मैंने बुक भी अवेलेबल रख दी है बुक शॉप पर, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के बुक शॉप से आप ले सकते हो। उसके नोट्स कवर करने और उसमें जितने सवाल है ना वो सॉल्व करने हैं। पहला आपका टारगेट ये है, टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 1 ये है कि आने वाले 20 दिनों में, आने वाले 20 दिनों में, आने वाले 20 दिनों में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 आपका 100% खत्म हो जाए। चैप्टर नंबर 1 से 7 100% खत्म हो जाए। इन 20 दिनों में मजीद बच्चे भी इनरोल करवा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशंस भी फाइनल हो रही होंगी, आप लोगों का भी माइंड क्लियर हो जाएगा, आप एक पढ़ाई के जोन में आ जाओगे। आप लोग जो है वो जब ये चैप्टर्स कवर कर लोगे तो आप लोग और इसके हैंडआउट्स पढ़ोगे, स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करोगे, सारी चीज़ें आप लोगों की कंफर्म ओके हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। 21 तारीख के बाद हम जो है 21 अप्रैल ऑनवर्ड जो है वो प्रॉपर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट भी जो है वो कुछ दिनों बाद उसके आने वाला होगा। और करेंगे क्या, चैप्टर 1 से 7 जो है उसकी क्वेरीज के लिए एक क्लास रखूंगा मैं। ठीक है, 1 से 7 मैंने कहा ना कि वो आप खुद समझ सकते हैं, या हो सकता है कि इसकी कुछ नई रिकॉर्डिंग्स करवा दूं, पूरा हैंड आउट जो है वो गो थ्रू करवा दूं एक एक सिंगल सिंगल वीडियो में। 1 से 7 की क्वेरी क्लास रखेंगे और उसके बाद फिर लाइव क्लास में हम हर क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा 8 9 10 11 12 एंड 13। ये वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि ये वो एरिया है, ये जो नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, ये वाले वो टॉपिक्स हैं भाई जिससे आपका पेपर जो है ना उसके 60 to 70 मार्क्स आने हैं। तो आपने अपने तैयारी को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त के कुछ दिन हैं। अगस्त के कुछ दिन क्यों हैं? रिवीजन के लिए। अगस्त के कुछ दिन क्यों हैं? रिवीजन के लिए हैं। अप्रैल के महीने में मेनली हमें क्या करना है, 20 दिन हमें देने हैं, 20 दिन हमें देने हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 को। और उसके बाद 21वें दिन से हमें चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लेना है और हमारी लाइव क्लासेस भी इसके आसपास स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। फिर आपने मई और जून के महीने में कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 8 9 और 10 कर लें, यहाँ पर आप 11 12 और 13 कर लें। जुलाई का महीना जो है इसमें हम रिवीजन, इसमें हम पास पेपर्स, इसमें हम पिछले टॉपिक्स में से कोई क्वेरी होगी उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर अगस्त में आपके पेपर्स होंगे, अगस्त की 17 तारीख के आसपास आपके पेपर्स होंगे, यानी कि इस बार सितंबर के बजाय 2 हफ्ते पहले पेपर्स हो रहे हैं। तो कोई रफली इस तरह का हम प्लान बनाएंगे। इस प्लान को हम एडजस्ट करते रहेंगे एज पर नीड। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर 10 दिन बाद आप लाइव क्लास ले लें, तो हम 10 दिन बाद लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बोलेगा नहीं सर 20 दिन पहले सही है, हम पहले 20 दिनों में पहले 7 टॉपिक्स को अपने पार्ट पर 100% कवर कर लें, फिर आप उसकी क्वेरीज के लिए लाइव क्लास रखिएगा और फिर आगे की चीज़ें पढ़ाइएगा, तो वो भी हम काट सकते हैं। इस तरह से आप अपना कोर्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर का पासिंग रेशियो हमेशा हाई रहा है। जनरली 50% के आसपास बच्चे इसको क्लियर आराम से कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी कर लेंगे, बस आपने मेरी बातों पर अमल करना होगा और जो मैं कहूँ उसी तरह से चीज़ें लेकर चलना होगा। अब अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो मुझे बता दें, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बता दें। वैसे मैंने अपने पार्ट पर सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर ली हैं। यार एक दो इम्पॉर्टेंट बातें, अच्छा मैं एक तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूं, अगर इन केस आप लोगों का कोई सवाल ऐसा हो जो आप बाद में पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना यार, उसमें आपने बहुत एक्टिव रहना है। कोशिश ये करना कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर आप वंस इन अ वीक जो है वो मुझे मैसेज कर रहे हो या इन पर्सन कर दो। अच्छा, साथ में आपके पास 3 अलग अलग टीचर असिस्टेंट्स हैं, हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, 1 अप्रैल से हम ब्रॉडकास्ट सेंड करना शुरू करेंगे। उसकी डिटेल्स मैं ग्रुप पर वक्त के साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा क्या सर टेस्ट होंगे? बिल्कुल टेस्ट होंगे, टेस्ट का एक प्रॉपर प्लानर बना हुआ है। नवाजिश जो मेरे टीचर असिस्टेंट हैं उनसे आप टेस्ट का प्लानर भी ले सकते हैं और साथ में आपके पास मॉक एग्जाम्स भी कंडक्ट हो रहे होंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी आप प्लानर ले लीजिएगा। अब आप मुझे बताएं कि कोई सवाल है तो हम उसको डिस्कस कर लें, और अगर कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 4 पेपर्स हर अटेम्प्ट में दें। अब आपने घर पे बैठकर अपनी कंफर्ट से पढ़ना है, आप पढ़ना बहुत आसान है। कैफ के 4 पेपर्स क्या क्लियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर स्टूडेंट मेहनती हो और वो पेपर से कम से कम
30 से 45 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, ताकि आखिरी 1-1.5 महीने में वो रिवीजन कर रहा हो। तो बिल्कुल सारी चीज़ें मुमकिन हैं। आपने 4-4 कर ही पेपर देने हैं, उससे कम पेपर नहीं दीजिएगा। ठीक है जी। अब किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो लोग रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे होंगे वो यहाँ तक की रिकॉर्डिंग देखें और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ लें। एक्टिव आपने बहुत ज़्यादा रहना है और आपने इन नोट्स को, हैंडआउट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें इमीडिएटली। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर इमीडिएटली ऐड हो जाएं। मुझे मैसेज करें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में और प्लानर के बारे में भी गाइड करूंगा। और जो लोग रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं इस ओरिएंटेशन का, मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन रिकॉर्डिंग के लिहाज से ऑफ करता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो कम टाइम में पूरी ओरिएंटेशन समझ लें। कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ आ रहा है। थैंक यू।